डीसी के डिसीजन पे कंट्रोवर्सी ये कोई नई बात नहीं है, चाहे वो रॉबर्ट पैटिंसन को लेकर हो या बेन एफ्लेक या फिर इवन हीथ लेजर को लेकर हो। हर बार फैंस ने डीसी के इन डिसीजंस को क्रिटिसाइज किया ही है। अब मजेदार बात यह है कि फैंस ने जब जब इन डिसीजंस के चलते डीसी को ज्यादा ट्रोल किया है, तब तब डीसी ने उन्हें उल्टे गलत ही साबित किया है। मैं बहुत पीछे तो नहीं जाऊंगा, मगर द डार्क नाइट के जोकर के लिए जब हीथ लेजर को कास्ट किया गया था, तब लोग उन्हें बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, बावजूद इसके कि इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान थे। पर क्रिटिसिज्म को इग्नोर करके डीसी ने जब फिल्म को रिलीज किया, तब उसका रिजल्ट आप सबके सामने ही है। हीथ लेजर ने जोकर का रोल ऐसे प्ले किया कि लोग आज भी उसे अब तक का सबसे बेस्ट जोकर बता रहे हैं। ठीक ऐसे ही बेन एफ्लेक के साथ हुआ। हालांकि ये इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों को क्रिश्चियन बेल एज ए बैटमैन देखने की आदत हो चुकी थी और वो चाहते थे कि आगे भी वही बैटमैन का रोल प्ले करें। मगर सिंस वो एक अलग ट्रिलॉजी था और ये एक अलग फ्रेंचाइजी, सो इन दोनों का एक दूसरे में मर्ज करना पॉसिबल नहीं था और डीसी ने बेन एफ्लेक के साथ ही आगे की फिल्में बनाई। और आज के समय में लोग बेन एफ्लेक के बजाय किसी दूसरे को बैटमैन के रूप में नहीं देखना चाहते और केवल बेन एफ्लेक की वजह से ही रॉबर्ट पैटिंसन को भी लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया था। और अब जब द बैटमैन आ चुका है तो लोगों ने इस फिल्म को भी काफी पसंद किया। पर अब तक तो जैसा भी था, फैंस ने जो एक लाइन रहता था वो क्रॉस नहीं किया था। पर जब से जेम्स गन डीसी स्टूडियो के को सीईओ और को चेयरमैन बने हैं और उसके बाद जब से कुछ अपकमिंग मूवीज के लिए फैसले लिए हैं, तब से वो भी फैंस के निशाने में आ चुके हैं और उन्हें जोरदार विरोध का सामना तब करना पड़ा जब ये न्यूज सामने आई कि हेनरी कैविल अब अगले सुपरमैन के तौर पर नहीं लौटेंगे। अब देखो भाई, मैं ये तो नहीं बोलता कि डिसअपॉइंट होना गलत है और अपनी डिसअपॉइंटमेंट को जाहिर करना भी गलत है, पर अपने फ्रस्ट्रेशन को इस तरीके से शो करना बिल्कुल गलत है। भाई जेम्स गन कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जिसने अपने आप को अब तक प्रूव नहीं किया है। आखिर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को कितने लोग पहले से जानते थे और कितने लोग इसके फैंस थे? शायद बहुत ही कम लोग, पर उसके बावजूद भी ये जेम्स गन का ही कमाल था जो उन फिल्मों को भी मार्वल के दूसरे फिल्मों के इक्विवेलेंट पॉपुलैरिटी दिया। याद होगा डीसी के पहले सुसाइड स्क्वाड का बॉक्स ऑफिस में क्या हाल हुआ था और दूसरे सुसाइड स्क्वाड के लिए लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया था। देन उसके बाद पीस मेकर को भी लोगों ने उतना ही पसंद किया। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि भाई जब अरबों खरबों की वैल्यू वाली कंपनी किसी को हायर करती है और जब वो डिसीजन लेते हैं तो वो बस ऐसे ही हवा में उड़ते हुए जोश जोश में डिसीजन नहीं ले लेते। उनके पीछे भी काफी सारे कैलकुलेशन होते हैं। वो प्रॉफिट लॉस पॉपुलैरिटी सब कुछ देखते हैं। अब हेनरी कैविल का एज ए सुपरमैन वापस नहीं आना निराशाजनक तो जरूर है, पर इसके पीछे भी दो सबसे बड़े कारण हो सकते हैं कि डीसी स्टूडियो शायद कहीं ना कहीं अब कम खर्चों में ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, क्योंकि हाल के दिनों में डीसी की कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस में उतना कमाल नहीं कर पाई और उन्हें एक्चुअल में काफी लॉस हुआ है। ब्लैक एडम भी उनमें से एक ही है। इसलिए वो किसी बड़े फेस को लेने से अच्छा किसी नए को लेना पसंद करेंगे। और दूसरा रीजन ये भी है कि जेम्स गन खुद भी काफी समय से सुपरमैन का यंग वर्जन पे काम कर रहे हैं और वो डीसी को बिल्कुल नई और फ्रेश शुरुआत देना चाहते हैं। तो इन सब को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि भाई जेम्स गन को कम से कम एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डीसी को एक किक स्टार्ट की जरूरत है और वो जेम्स गन ही दे सकते हैं। वैसे आपका इस पूरे इशू पे क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि जेम्स गन डीसी को ले डूबेंगे या ये सोचते हो कि डीसी अब सही हाथों में है और वो भी अब एमसीयू की तरफ फाइनली अपनी फैन फॉलोइंग और बढ़ाएगा? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर देना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। और हाँ, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।